सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसने सदियों तक पूरे भारत पर राज किया हो, उसका अंत कैसा रहा होगा। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहादुर शाह जफर की, जो भारत के 20वें और बिल्कुल आखिरी मुगल सम्राट थे। 24 अक्टूबर 1775 को सम्राट अकबर शाह द्वितीय और लालबाई के घर जन्मे जफर का जीवन सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी डायनेस्टी के दर्दनाक अंत का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में उनकी पहचान एक ताकतवर शासक से कहीं ज्यादा एक बहुत ही कमाल के कवि के रूप में दर्ज हुई। चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। एक तरफ उनकी उपाधि देखिए, हिंदुस्तान के सम्राट। सुनने में कितना भव्य और शक्तिशाली लगता है ना, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। सच्चाई तो ये थी कि उनका शासन दिल्ली के आसपास के बस एक बहुत ही छोटे से इलाके तक सिमट कर रह गया था। वो कोई स्वतंत्र राजा नहीं थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पेंशन भोगी बनकर रह गए थे। ये जो फर्क है ना, नाम और हकीकत का, यही हमें उस वक्त के बदलते हुए राजनीतिक हालात की असली तस्वीर दिखाता है। आइए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिससे आपको पूरी कहानी का एक साफ अंदाजा लग जाएगा। 1775 में उनका जन्म हुआ, फिर 1837 में उनके सिर पर ताज सजा। इसके बाद आता है 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और फिर 1862 में निर्वासन के दौरान उनकी दुखद मृत्यु। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे कुछ ही दशकों के अंदर एक इतने बड़े और शानदार साम्राज्य का हमेशा के लिए पतन हो गया। अब बात करते हैं उनके शुरुआती सफर की। 28 सितंबर 1837 को जब जफर ने अपने पिता के बाद गद्दी संभाली, तब तक मुगल साम्राज्य असल में सिर्फ नाम का ही रह गया था। मतलब उन्हें विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो अपनी पूरी ताकत खो चुका था। अंग्रेजों का लगभग पूरा कंट्रोल था, और जैसा कि मैंने पहले बताया, वो पूरी तरह से उनकी दी हुई पेंशन पर निर्भर थे। जफर की सत्ता दिल्ली की उन लाल दीवारों से बहुत ज्यादा आगे नहीं जाती थी। और यहीं पर हमें उनकी शख्सियत का एक बहुत ही अलग पहलू देखने को मिलता है। जब भी हम किसी सम्राट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत ही ताकतवर, जंग लड़ने वाले शासक की तस्वीर आती है ना? लेकिन बहादुर शाह जफर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी असली प्रतिभा युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि शब्दों और दर्शन में थी। वो एक बहुत ही मशहूर उर्दू कवि और दार्शनिक थे। उनका दरबार सैन्य रणनीतियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी गहरी उर्दू गज़लों और ऐचारिक चर्चाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर आता है वो साल जिसने इतिहास के पन्ने पलट कर रख दिए, 1857 का भारतीय विद्रोह। अब जरा सोचिए, एक उम्रदराज राजा जिसकी सत्ता ना के बराबर है, वो अचानक से इस पूरी क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। हालांकि वे शायद इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उस बड़े विद्रोह के एक ऐसे नेता बन गए जिसने उस वक्त सभी विद्रोहियों को एकजुट करने का काम किया। उनका नाम एक ऐसा झंडा बन गया जिसके नीचे लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान घटनाएं इतनी तेजी से बदलीं कि मानो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो विद्रोहियों ने पूरे जोश में आकर उन्हें एक बार फिर से हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन यह ऐतिहासिक घोषणा बहुत ही छोटी साबित हुई। सितंबर 1857 तक आते आते अंग्रेजों ने पूरी ताकत से पलटवार किया और दिल्ली पर फिर से अपना पूरा कब्जा जमा लिया। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? इस विद्रोह में शामिल होने की वजह से जफर को अंततः उनके ही पूर्वज हुमायूं के मकबरे से बंदी बना लिया गया। बंदी बनाए जाने के बाद का जो घटनाक्रम है, वो सच में बहुत ही दुखद और गंभीर है। अंग्रेजों ने इस आखिरी मुगल सम्राट पर राजद्रोह यानी देशद्रोह का बाकायदा मुकदमा चलाया। उन्हें दोषी ठहराया गया और एक बेहद कड़ी सजा के तौर पर उन्हें अपनी ही मातृभूमि से कोसों दूर बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक राजा का देश निकाला नहीं था, बल्कि ये उस विशाल मुगल राजवंश का आधिकारिक और अंतिम पतन था जिसने कभी पूरे भारत पर राज किया था। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात सामने आती है, वो है ये संख्या 87। 7 नवंबर 1862 को रंगून के उस एकांत और अकेलेपन में 87 वर्ष की एक बहुत ही ढलती हुई उम्र में उनका निधन हो गया। अपने घर से, अपनी उस प्यारी दिल्ली से बहुत दूर इस आखिरी सम्राट ने अपनी अंतिम सांस ली। और इतिहास का सबसे बड़ा दर्द देखिए, जिस राजवंश ने दुनिया को इतने भव्य मकबरे दिए, उसकी इस आखिरी शासक को एक बिना नाम की अज्ञात कब्र में दफनाया गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे भावुक हिस्से पर हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से एक छोटी सी जेल में कैद थे, भले ही उन्हें एक अज्ञात कब्र मिली,
लेकिन उनकी जो असली साहित्यिक विरासत थी वो कभी खत्म नहीं हुई। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि वो उनके उस सबसे मुश्किल वक्त में, उस कैद के दौरान और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। उनकी कला ने उनकी कैद की दीवारों को पार किया। इस बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू जाती है वो ये है कि सोचिए, एक पूर्व सम्राट जो कभी दरबार में अपने फरमान सुनाता था, वो अपनी कैद के दौरान खाली दीवारों पे कोयले के टुकड़ों से अपनी भावनाएं लिख रहा है। जी हाँ, कोयले से। उन्होंने प्रेम, वियोग और अपने हालात के उस गहरे दर्द पर ऐसी उर्दू गज़लें रची जो आज भी जिंदा है। दीवारों पे कोयले से लिखी गई उनकी वो पंक्तियां मानो उनके दर्द और त्रासदी की सबसे पक्की गवाही बन गई। तो इस पूरे सफर को करीब से जानने के बाद हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। इतिहास को आखिर बहादुर शाह जफर को किस तरह याद रखना चाहिए? क्या सिर्फ एक ऐसे शासक के रूप में जिसने अपना साम्राज्य खो दिया, जिसे वो बचा नहीं सके? या फिर उस बेमिसाल और अमर साहित्यिक विरासत के लिए जो उन्होंने गुमनाम कब्र से हमारे लिए छोड़ी? ये एक ऐसा विचारणीय सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कला और कविता अक्सर बड़ी बड़ी राजसत्ताओं और राजनीतिक ताकत से कहीं ज्यादा उम्र के होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।